झूठ नहीं बोलूंगी, पहली नजर में एक दूसरे को पसंद किया हमने। उसने शादी को हाँ कहा, उसके बाद ही हम कई बार मिले। हमारे बीच प्यार बढ़ने लगा था। ऐसा लग रहा था सब कुछ सही जा रहा है, और मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि उसके मन में क्या चल रहा है, क्या बदल रहा है। धनंजय म्हात्रे सुसाईड केस मुळात सुसाईड नसण्याची बातमी येत आहे। ही केस हत्येची असण्याची संभावना दिसून येते। पुलिस ने अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया है, लेकिन इस बारे में हमारे सूत्रों से पता चला है कि हत्याकांड के कुछ सुराग पुलिस के हाथ लग चुके हैं। आज का पेपर पढ़ा? अब तो सभी कह रहे हैं आत्महत्या नहीं मर्डर है। क्या कहना तुम? मैं क्या कहूँ? मैं चुप बैठ सकती हूँ, पर मेरे चुप बैठने का रेट है 50,000। या ब्लैकमेल समझना, ब्लैकमेल समझना। मैं ज़्यादा मांग सकती थी, ज़्यादा सोच मत, दे दे। 50,000 ना ज़्यादा नहीं है। मेरा बेटा आत्महत्या कर ही नहीं सकता, ऐसा कोई कारण ही नहीं था। मेरे बेटे की हत्या हुई है। क्यों मार डाला उसे, किसने मार डाला मुझे नहीं पता। आइडेंटिफिकेशन के लिए बॉडी पर कुछ नहीं है, ना मोबाइल ना वॉलेट, कुछ नहीं। साढ़े साहब, यहाँ स्कूटर है सर, वहाँ स्कूटर एकदम बराबर से पार्क और चाबी भी लगी हुई इसमें। ये देखिए। सर, गाड़ी के पेपर ऊपर कुछ नहीं है। वसई विरार आरटीओ का रजिस्ट्रेशन। अगर ये स्कूटर इसी बंदे का है तो मतलब ये यहाँ पे आया, आराम से स्कूटर पार्क किया और कूद गया, मतलब सुसाइड। सुसाइड किया है या फिसल कर गिरा होगा? दोनों संभावना है। शराब पी थी? एक बूंद भी नहीं। और मौत कब हुई होगी? लगभग 36 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, मतलब परसों 9 जनवरी को इसकी मौत हुई। और इसकी उम्र? 30 से 35 के बीच में। MH4867T5 एक धनंजय म्हात्रे का नाम रजिस्टर है, वसई का एड्रेस है। रजिस्ट्रेशन की सॉफ्ट कॉपी मैं आपको ईमेल कर रहा हूँ मैडम। थैंक यू काली साहब। पर क्या आप धनंजय म्हात्रे के नाम पे रजिस्टर्ड ड्राइविंग लाइसेंस चेक कर सकते हैं? हो कर दो ना। सर, धनंजय म्हात्रे यही विक्टिम है, वसई का रहने वाला था। काफी जल्दी पहचान हो गई। हेलो, मैं पालगढ़ से सब इंस्पेक्टर शांतनु साठे बोल रहा हूँ। कुछ पता चला क्या धनंजय के बारे में? मेरा बेटा मिल गया आपको? आपको पालगढ़ सिविल हॉस्पिटल आना होगा। हॉस्पिटल? क्यों? एक्सीडेंट हुआ क्या उसका? क्या हुआ उसे? कल पालगढ़ बोईसर के बीच के एक डैम से उसकी लाश मिली है। अहो काय झालं? क्या बोले बाबा? अब बोला ना काहीतरी। सांगा ना काय झालं? म्हणतात कुछ लाश वाश मिली है। हाँ? हेलो।
कैसे हुआ सर? पानी में गिरा होगा या आत्महत्या। धनंजय की जेब से हमें कुछ नहीं मिला। स्कूटर बगल में ही पार्क था, उसके नंबर से पता किया हमने। धनंजय कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकता, कभी नहीं। शायद इसका पैर फिसला होगा और डैम में गिर गया होगा। धनंजय को तैरना आता था? नहीं आता था। पर क्या वो बच्चा है, पैर फिसल गया और गिर गया? वसई से इतनी दूर पालघर और बोईसर के बीच वाले डैम पर धनंजय क्यों आया होगा? हमें नहीं पता सर। वो 9 तारीख को घर से निकला था। नहीं, ऐसा कोई टेंशन नहीं था। यहाँ पालघर डैम पर किसी के साथ घूमने आया होगा धनंजय? हमें नहीं पता सर। जब 9 जनवरी की रात मेरा भाई फ़ोन नहीं उठा रहा था तब बाबा ने मुझे फ़ोन किया। तुम भी यहाँ वसई में रहते हो? नहीं सर, मैं पुणे रहता हूँ। रात को ही पुणे से निकला और सुबह पहुँचा और हम सब लोग सीधे पुलिस स्टेशन गए। क्या काम करता था धनंजय? उसकी राशन की दुकान है वसई में, अच्छी चल रही थी। ए मंग्या, रजनी वहिनी को 2 किलो तूर की दाल दे रहे। पैसे बाद में दूं तो चलेगा ना धनंजय? अरे क्या वहिनी, ये भी कोई पूछने की बात है? हमने इस मंगेश पाटिल से पूछताछ की। लास्ट टाइम धनंजय को उसी ने देखा था। केशव, इस धनंजय का किसी के साथ कोई पंगा हो, ऐसा कुछ पता चला क्या? क्योंकि उसकी बॉडी पर मर्डर के हमें कोई निशान तो नहीं मिले हैं। एक दिन में हमें कुछ ऐसा पता नहीं चला। धनंजय की दुकान का वो आदमी मंगिया क्या बोला? बोला रोज सुबह 9:30 बजे से शाम 7 बजे तक दुकान खुली रहती, लेकिन उस दिन धनंजय ने दुकान जल्दी बंद की, शाम को 5:30 बजे। ए मंग्या, चल आज दुकान जल्दी बंद करनी है, मुझे जरा काम है। आया भाऊ, चलता भाऊ। हो, तूने पूछा क्यों नहीं कहाँ जा रहा है वो? काका धनंजय भाऊ सेठ है मेरे, मैं थोड़े ऐसे पूछ सकता हूँ। अभी 11 बज रहे हैं मंगेश। धनंजय का अभी भी फ़ोन नहीं लग रहा है। किससे मिलने जा सकता है वो? मुझे क्या मालूम मुकुंद भाऊ। The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. फोन अभी भी बंद आ रहा है। मुझे तो अब चिंता होने लगी है साहब। पहले कभी ऐसे रात भर बाहर आया? कभी नहीं सर। धनंजय बिना बोले ऐसे जाता नहीं है। मंगेश, किसी का फोन आया था उसे? साहब हर रोज अलग अलग कॉल आते हैं, लेकिन हाँ उस दिन दुकान बंद करने के पहले एक कॉल आया था। हेलो, अभी? हाँ ठीक है, मैं बस 2 मिनट में दुकान बंद करके निकल रहा हूँ। समझो निकल गया। हमने धनंजय के फोन रिकॉर्ड्स मंगवाए हैं पर अभी तक आए नहीं। उससे पहले आपके थाने से ये खबर आ गई। ठीक है केशव, हम देखते हैं। वैसे इसमें हमें कोई फाउल प्ले लगता तो नहीं है? नहीं सर, धनंजय की शादी नहीं हुई थी। सुबह 9:30 बजे जाता था, शाम को 8 बजे आता था। यही उसका रोज का काम था। कोई टेंशन नहीं थी, सब अच्छा चल रहा था। पर यह सवाल आप मुझे बार बार क्यों पूछ रहे हैं? प्रभाकर जी, क्या आप बता सकते हैं धनंजय का कोई ऐसा दोस्त है जिससे मिलने के लिए धनंजय डैम पर आया हो? नहीं सर, ऐसे किसी को तो नहीं जानते हम। कॉलेज टाइम के उसके दोस्त थे, पर वो बात तो पुरानी है। कोई गर्लफ्रेंड? नहीं, कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। अगर होती तो उसके माँ को पता होता और हम उसे फोन कर चुके होते। धनंजय की बॉडी पर से हमें ऐसा कुछ नहीं मिला है जिससे ये पता चल सके कि धनंजय का पहले मर्डर किया गया, फिर उसकी बॉडी को पानी में फेंक दिया गया, या फिर धनंजय को पानी में धक्का दिया गया और वो इसलिए नहीं बच पाया क्योंकि वो तैरना नहीं जानता था। और अगर ऐसा हुआ भी है तो ये बात भी आप ही बता सकते हैं कि ऐसा कौन है और क्यों कर सकता है, और पक्का वही है जिससे मिलने के लिए धनंजय डैम पर आया हो? नहीं सर, ऐसा तो हम किसी को नहीं जानते। सबके साथ दोस्ती थी उसकी। आप किसी से भी पूछ लो, हर कोई उसके बारे में अच्छा ही बोलेगा। फिर ऐसा कौन है जिसने उसे धक्का दे दिया? और आप लोग आत्महत्या तो बोलो ही मत। ऐसे कैसे उसका पैर फिसल सकता है? मैं कह रहा हूं सर, ये हत्या है, हत्या। सर प्रभाकर जी बॉडी क्लेम करने से मना कर रहे हैं। कह रहे हैं पहले मर्डर की FIR दर्ज करो। कैसा ब्लैकमेल है? मर्डर तो किसी एंगल से नहीं लग रहा है। सर मीडिया में भी बातें फैल रही हैं। फैल तो जो फैक्ट है सो है, तो हम क्या कर सकते हैं? सर धनंजय के भाई मुकुंद से बात करते हैं। वो थोड़ा सुलझा हुआ लग रहा था। प्रभाकर जी को धक्का लगा। एक काम करते हैं सर, मुकुंद से धनंजय की बेसिक बैकग्राउंड चेक करते हैं, उसके बाद बोल देंगे। कर ले बॉडी क्लेम। ठीक है, बात करो सर। प्रियंका, वसई पुलिस स्टेशन से धनंजय के फोन रिकॉर्ड्स पर फॉलो अप। ओके सर। ये बंदा खुद स्कूटर चला कर गया, बाकायदा स्कूटर पार्क किया है डैम के।
क्लियर है कि सुसाइड है। एक और भी बात है सर, सुसाइड करने वाला सुसाइड नोट छोटा है, कम से कम वो अपनी पहचान तो नहीं छुपाता है। पर यहाँ इस बंदे की बॉडी पर कोई निशान नहीं है और उसने जो स्कूटर छोड़ा उसमें पेपर्स भी नहीं थे। केस को इस मोड़ पर आत्महत्या या एक्सीडेंटल डेथ के अलावा कुछ और समझने की कोई गुंजाइश नहीं दिखी थी। पर जैसे जैसे तहकीकात बढ़ती गई, इस केस के असली रंग बनने लगे, अजीबोगरीब हकीकतें सामने आने लगी। अच्छा चले, काफी लेट हो रहा है। The number you have called is currently switched off. धनंजय को एकांत पसंद था। वो अक्सर ऐसी जगहों पर टहलने जाता था। कहाँ जाता था वो नहीं पता सर। धनंजय 32 साल का था, तो उसका शादी ना करने के पीछे कोई खास कारण? हमारी आई, बाबा, मैं, हम सब खूब जोर देते थे उसे, भाई शादी कर ले, पर नहीं, बोलता नहीं करना, कारण नहीं बताता। आपकी बात होती थी? हाँ सर, हफ्ते में एक बार मैं उसको फ़ोन करता था। तो पिछले कुछ दिनों में आपको कुछ अलग नहीं लगा उसकी बातों में? कोई टेंशन, मायूसी या परेशानी? नहीं सर, ऐसा कभी लगा नहीं सर। उसके साथ मेरी लास्ट बात 7 जनवरी को हुई थी, उसके गायब होने के 2 दिन पहले। एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है दादा। पुणे काय म्हणते, आप लोग कैसे हो? नमिता वहिनी, स्वप्निल? एकदम मजेत। हाँ एकदम मस्त है यार। अच्छा सुन, आई रोज रोज मुझे फ़ोन करती है, कान खाती है यार मेरा। कहती है धनंजय को शादी के लिए बोल। आपका तो 2 मिनट कान खाती है ना फ़ोन पर, मेरा सोचिए 24 घंटा सामने बिठाकर दिमाग खाती है। नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, तीनों टाइम सेम मेनू। कब करेगा, कब करेगा, कब करेगा? आज तो तुझे जवाब देना ही पड़ेगा धनंजय। अब तू 32 का हो गया, अगले साल 33 का हो जाऊंगा। उसके पहले तेरी शादी होगी, ये पक्का है। अरे कोई तेरे दिमाग में है तो बोल देना हमें। हो गया नाश्ता मेरा, आज एक और शादी हो गई मेरी। अब मैं खुद लड़की ढूंढूंगी और तेरे फोटो के साथ उसकी शादी करा दूंगी। बेस्ट रहेगा, करवा दो। अरे ये तो मैं कोई लड़की नहीं थी, तो क्या कोई लड़का था धनंजय की लाइफ? नहीं सर। कभी पूछा आपने इस बारे में? कभी कोई बात हुई उसके साथ? नहीं सर, ऐसी कभी बात नहीं हुई थी, लेकिन मैं जानता हूँ ना सर, वो वैसा नहीं था सर। धनंजय जहाँ भी जाता टहल एकांत में बैठने, तो क्या हमेशा अकेला होता था? सर उसने हमेशा ऐसे ही कहा है। मर्डर है ये बोलने के पीछे कोई ठोस कारण है आप लोगों के पास? बाबा को ऐसे लगता है सर, मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, लेकिन अभी ऐसा लगने लगा कि शायद सुसाइड कर लिया हो। उसे कुछ सता रहा हो जो उसने हमसे कभी शेयर नहीं किया। कहेगा वो धनंजय के पापा सच कह रहे हैं क्या? मुझे क्या पता। तुझे नहीं पता होगा तो किसको पता होगा? अच्छा सुन, तूने वो बंद कर दिया? मैंने तो 10 तारीख को ही बंद कर दिया था, जब उसकी दुकान को बंद देखा। वो मंगेश है ना, वो बता रहा था मेरे को कि धनंजय गायब है करके। संभाल के रहे। क्या पूछा पुलिस वालों ने? ऐसे ही, कुछ खास नहीं। पापा ढिंडोरा पीट रहे हर जगह कि कत्ल किया है किसी ने, सुसाइड नहीं है। पापा को कुछ बोल दिया है क्या पुलिस वालों ने अलग से, जो शायद हमें पता नहीं? सर, जिस नंबर से धनंजय को लास्ट कॉल आई वो नंबर उसी के नाम और एड्रेस पे रजिस्टर्ड है। ये देखिए। धनंजय कॉलिंग धनंजय। हेलो। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये धनंजय झूठ झूठ में बात कर रहा था मंगेश के सामने? क्योंकि लोकेशन भी सेम है और वही सेल टावर है। पर वो ऐसा नाटक क्यों करेगा प्रियंका? वो भी अपने एक मुलाजिम के सामने।
पहले केस साफ साफ अकस्मात डूबने या फिर सुसाइड का लग रहा था, लेकिन अब सुसाइड की तरफ वाला पड़ला भारी है। इसे चैलेंज करता कुछ और सामने आया? सर, गुरु खबरी एंड टीम ने पहली रिपोर्ट पेश की है। कोई लफड़ा सामने नहीं आया है धनंजय महात्रे का, सीधा बंदा मालूम होता है। बस एक ही परेशानी थी माँ बाप को सर, कि धनंजय शादी नहीं कर रहा था। पर उसके बड़े भाई मुकुंद ने इस बात से भी रूल आउट नहीं किया है सर कि कोई तो बात थी जो शायद धनंजय को परेशान कर रही थी। साढ़े धनंजय के फादर को फोन करो, उनसे कहो कि उनके डाउट के चलते हमने सेकंड पोस्टमार्टम करवाया, लेकिन उससे भी हमें ऐसा कोई अंदेशा नहीं मिला है कि धनंजय का मर्डर हुआ। पूरे चांसेस हैं कि सुसाइड हो। इंस्पेक्टर राउत, पालघर थाना। नमस्कार साहब, वसई थाने से कांस्टेबल गोविंद चौहान बोलते हैं। साहब, ये धनंजय मात्रे टेढ़ा आदमी था, ऐसा मुझे पता चला था। किस बारे में? सर, मेरे चाली में उमेश अहिरे रहता है, दोस्त है। कुछ 2 महीने पहले वो शिकायत लेकर आया था इस धनंजय के खिलाफ। क्या शिकायत थी गोविंद? साहब, ये धनंजय सामने से अलग था और पीछे से बिल्कुल अलग। कमीना साला कुतरिया। अरे हुआ क्या वो तो बोल। साले ने मेरी घरवाली पे हाथ डाला रे। क्या बात कर रहा है तू? और नहीं तो क्या, ऊपर से वो लीचड़ क्या बोलता है मालूम है? हे, काय करतो से? अरे दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा हूँ। देख, तू महीने में 1500 का सामान लेती है ना, वो मैं तुझे 750 में दे सकता हूँ। बदले में 3 बार मेरे साथ बैठ, और अगर जमी तो और सस्ते में दूंगा। साली एक हाथ से बची है क्या कभी? साली पल्लू गिरा होगा तूने उसके सामने। मैं पल्लू गिराई? अगर मैं पल्लू गिराती तो तेरे पास क्यों आती? ऐसा पति है रे तू? तेरी बीवी का कोई हाथ पकड़ता है और तू थप्पड़ अपनी बीवी को ही मारता है। पंच साहब, ये लिखित शिकायत देने को तैयार ही नहीं था। लिखित शिकायत? पूरा मोहल्ला कीचड़ उछलता। रेखा, ये जो बदतमीजी करता था, ये उसने सिर्फ एक ही बार की थी या? पहली बार हाथ मारने के बाद बार बार हाथ मारा कुत्ते ने, लेकिन मैडम मेरी मजबूरी भी थी। दूर दूर तक और कोई राशन की दुकान भी नहीं थी। तो जब ये हाथ मारता तो बोलता क्या था? हर हाथ मारने वाले का इरादा एक ही होता है ना साहिब। हमें क्या लिखित में लिख कर दूं कि वो मेरे साथ सोना चाहता था? धनंजय तैरना नहीं जानता था, ये बात तुझे मालूम थी ना? काय साहब? ये कि धनंजय मात्रे को तैरना नहीं आता है, ये बात तू जानता था। तूने शिकायत दर्ज करने, अदालत में उसे सजा दिलवाने के बजाय डैम में सीधा धक्का दे दिया। अगर उसे मारना ही होता तो धक्का क्यों मारना? सीधा गला काट देता उसका। इनके बाद शिकायत करने क्यों आता? साहब, धनंजय को पक्का किसी ने मारा होगा। यहाँ एक ये हरकत सामने से आई है, और ऐसा आसपास की कई औरतों के साथ भी हुआ होगा। दुकान के मुलाजिम मंगेश को उठा लो और पता करो उसे और क्या क्या पता है। कॉल रिकॉर्ड्स का एक नंबर छान मारो। इसकी हरकत जानने के बाद लगता तो नहीं है कि बंदा ऐसा था जो सुसाइड करे या फिर डूब कर मरे। मैं मामूली नौकर था साहब, मुझे सब नहीं पता। धनंजय के नाम और पते पर जो दूसरा सिम है, जिससे धनंजय को फोन आया था 9 जनवरी की शाम को 5:30 बजे, वो फोन तूने किया था ना? नहीं साहब, मेरा अपना नंबर है और मैंने कोई गलत काम नहीं किया साहब। तेरे मालिक ने थोके हिसाब से गलत काम किया है? साहब, मुझे सिर्फ हेमांगी मालूम है। कौन है मांगी? अब वो यहाँ रहती है नहीं रहती वो सब पता नहीं साहब। मंगेश, साफ बोल। 1 महीना पहले की बात होगी साहब। धनंजय बहू को फोन पे धमकी दे रही थी। सुन हेमांगी, ये सुसाइड विसाइड की धमकी मुझे मत दे, समझी ना? ये सुसाइड की धमकी मैं भी तुझे दे सकता हूँ, ठीक है? ये ब्लैकमेलिंग का चक्कर छोड़ दे, रख फोन। कौन है मांगी? मुझे नहीं मालूम साहब। जब सब लोग कहने लगे कि धनंजय बाबू ने आत्महत्या की होगी, तब मुझे ये बात याद आ गई। बड़ी जल्दी याद आ गई तुझे ये बात? लगता है तेरी याददाश्त का इलाज करना पड़ेगा मुझे। साहब, मैं सच बोल रहा हूँ। हेमांगी सुसाइड से? कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी और औरत या लड़की ने भी सुसाइड किया हो धनंजय के साथ? इसके बारे में और पता करना होगा सर। शायद धनंजय हेमांगी को हैरेस करता हो, पहले धमकी दी होगी सुसाइड करने की धनंजय को। ये सुसाइड विसाइड की धमकी मुझे मत दे, समझी ना? सर, इतनी क्लोज हो गई कि धमकी दी, तो ये भी जानती होगी कि धनंजय तैरना नहीं जानता है और धक्का देकर मार दिया हो। और शायद उसने भी खुदकुशी कर ली हो। पर वहां से बॉडी तो हमें एक ही मिली है, वो भी धनंजय की।
ये भी हो सकता है कि सुसाइड की धमकी देकर धनंजय को वहाँ बुलाया गया हो और फिर धनंजय को धक्का दे दिया हो। सर एक काम करो, धनंजय की फैमिली से पता करो हेमांगी के बारे में। हेमांगी? अब हेमांगी का धनंजय से क्या लेना देना? तो पहले कुछ था क्या? और ये हेमांगी कौन है? हेमांगी से धनंजय की शादी की बात चल रही थी, आगे चलकर धनंजय ने उसे मना कर दिया था। तो ये बात आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई? इसमें बताने जैसा क्या था? शायद आपके बेटे की मौत का कारण हो सकता है। हो सकता है कि धनंजय ने हेमांगी के साथ कोई भद्दी हरकत की हो, जैसी वो दूसरी औरतों के साथ करता था। देखिए, आप धनंजय के बारे में कुछ भी मत बोलिए। आप कातिल को पकड़ नहीं पा रहे, या तो जानबूझ के उसे पकड़ नहीं रहे, और ऊपर से मेरे बेटे के बारे में मनगढ़ंत कहानियां बोल रहे, उसे बदनाम कर रहे हो। धनंजय का अतीत उमड़कर वो हकीकत बयान कर रहा है जो शायद आप लोगों से भी गुप्त रखी गई थी। और एक बात, आपका शक अब हमारा शक भी है। हो सकता है कि ये सुसाइड नहीं मर्डर हो। हेमांगी मेरी रिश्तेदार है, मैंने ही बात चलाई थी, लेकिन अब हेमांगी का उसके साथ कोई भी ताल्लुक नहीं था। हेमांगी का एड्रेस और फ़ोन नंबर लिख कर दीजिए, हम हेमांगी से ही पूछेंगे। उसकी शादी तय हो चुकी है, अगले महीने का ही मुहूर्त है, और उस सब के बीच ये सब। सर, हम सब धनंजय का घर बसा देखना चाहते थे। 3 महीने तक बात चली, उसके बाद धनंजय ने मना कर दिया। इस बात को सर अब 6 महीने हो गए। मुकुंद, धनंजय का ना बहुत बड़ा पिटारा खुल रहा है, राशन के बदले शोषण वाला मामला भी, और अभी पता चला है कि हेमांगी ने धनंजय को सुसाइड करने की धमकी दे दी। बनता है हेमांगी से एक बार पूछना तो बनता है कि माजरा क्या था। देखिए सर, मुझे इन सब चीज़ों से दूरी रखिए, मेरा धनंजय के साथ कोई लेना देना नहीं है। हेमांगी, हमने वादा किया है तुम्हारी नमिता से कि हम तुम्हारे घर नहीं आएंगे, पर तुम्हें आना होगा। अगले महीने शादी है सर मेरी, 2 मिनट की भी फुर्सत नहीं है। हमें 2 मिनट नहीं, 2 घंटे चाहिए। तुम बोरीवली से यहाँ पालघर आओ, हमारे कुछ सवालों के जवाब दो और लौट जाओ। मेरे पास कोई जवाब नहीं है सर। सवाल सुनोगी तो जवाब भी होंगे। अब बोलो, जल्द से जल्द यहाँ पालघर में कब आ सकते हो? बाबा भी ना, क्या जरूरत थी ऐसे अड़ियल बने की? आप रोको ना उन्हें। मैं रोकूं बाबा को? जानती नहीं हो तुम उन्हें? अब तो टीवी और अखबारों में भी आने लगा है कि धनंजय ने सुसाइड नहीं किया है, कत्ल हुआ है उसका। अगर हेमांगी की शादी में कोई अड़चन हुई ना, तो उसके घर वाले मेरे आई बाबा को जिम्मेदार ठहराएंगे। नहीं नमिता, ऐसा कुछ नहीं होगा। हेमांगी मंजी हुई लड़की है। धनंजय म्हात्रे सुसाईड केस मुळात सुसाईड नसण्याची बातमी येत आहे। ही केस हत्येची असण्याची संभावना दिसून येते। पुलिस ने अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया है, लेकिन इस बारे में हमारे सूत्रों से पता चला है कि हत्याकांड के कुछ सुराग पुलिस के हाथ लग चुके हैं। आज का पेपर पढ़ा? अब तो सभी कह रहे हैं आत्महत्या नहीं मर्डर है। क्या कहना तुम? मैं क्या कहूँ? मैं चुप बैठ सकती हूँ, पर मेरे चुप बैठने का रेट है 50,000। या ब्लैकमेल समझना, ब्लैकमेल समझना। मैं ज़्यादा मांग सकती थी, ज़्यादा सोच मत, दे दे। 50,000 ना ज़्यादा नहीं है। सर, आपको जो चेक करना है कर लीजिए। मेरी ये धनंजय के साथ 1 महीने से कोई बात नहीं हुई है। धनंजय की दुकान पर काम करने वाले मंगेश पाटिल का कहना है कि लगभग 1 महीने पहले तुमने धनंजय को फ़ोन किया था, सुसाइड करने की धमकी दी थी उसे। किया क्या मैंने सुसाइड? नहीं ना। तो कभी बातों की गर्मा गर्मी में कुछ ना कुछ निकल जाता है मुंह से। किस बात को लेकर गर्मा गर्मी हुई थी हेमांगी? धनंजय ने ब्लैकमेल शब्द का इस्तेमाल क्यों किया था? तो ज़रूरी तो नहीं ना कि मैं इसे ब्लैकमेल कर रही थी। वो तब मैं थोड़ा सा टेंशन में थी। वही पूछ रहा हूँ मैं हेमांगी, किस बात को लेकर टेंशन थी? ये लोग हमारे यहाँ आए थे सर रिश्ता लेके, ठीक है ना। मेरी चचेरी बहन नमिता, उसका देवर लगता है ये धनंजय।
झूठ नहीं बोलूंगी, पहली नजर में एक दूसरे को पसंद किया हमने। उसने शादी को हाँ कहा, उसके बाद ही हम कई बार मिले। हमारे बीच प्यार बढ़ने लगा था। ऐसा लग रहा था सब कुछ सही जा रहा है, और मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि उसके मन में क्या चल रहा है, क्या बदल रहा है। फिर अचानक से बोला नहीं करनी शादी। तो तुमने उसे सुसाइड करने की धमकी दी? मैं उसके साथ सो चुकी थी। उसने मेरा इस्तेमाल कर लिया था। गुस्से में आके एक दिन बस मैंने उसे फ़ोन किया, धमकी दी कि मैं आत्महत्या कर लूँगी। जो उसने की या शायद कत्ल हुआ उसका? दोनों में मेरा कोई हाथ नहीं है सर। और ये ऐसे धनंजय जैसे फालतू आदमी के लिए मैं अपनी ज़िंदगी खराब करूँ? तुम्हें पता था धनंजय को तैरना नहीं आता? मुझे सिर्फ इतना पता है कि वो मेरे साथ सोना चाहता था, और बस यही इकलौता मकसद था उसका। मैं बेवकूफ़ थी, प्यार कर बैठी। जी मैम, पहला नंबर धनंजय मात्रे के नाम पर है, प्रीपेड है। एड्रेस भी वही है? बिल्कुल मैडम। और बाकी जो 4 नंबर है सेम टू सेम, वही नाम वही एड्रेस। एक आदमी के नाम पे 5-5 सिम? आजकल तो आम हो चला है मैडम, 8-10 सिम वाले कितने कस्टमर हैं। सर, धनंजय के आई बाबा, भाई भाभी, असिस्टेंट मंगेश और इस हिमांगी के अलावा जितने भी कॉल्स आए गए धनंजय को, वो सारे उसके खुद के नंबर्स थे। ये सारे, और ये सभी नंबर्स 10 जनवरी से स्विच ऑफ हैं। ये हो क्या रहा है? धनंजय कॉलिंग, धनंजय कॉलिंग, धनंजय कॉलिंग, धनंजय कॉलिंग, धनंजय कॉलिंग, धनंजय। साहब, ये धनंजय की राशन की दुकान नहीं, लूट की दुकान थी। ये लालजी वहाँ डिलीवरी करता था। लालजी बोल। सस्का साहब जी। हाँ जी साहब जी, वो हमारी सांझगांठ थी धनंजय भाई के साथ। बोल क्या था लालजी? साहब जी, वो सरकारी डिपो से राशन का सामान लेकर निकलता था और धनंजय भाई की राशन की दुकान पे आता ही नहीं था। वो जो शहर में 2 बड़ी दुकानें हैं किराने की, सारा सामान वहाँ पे छोड़ देता था और उन बड़ी दुकानों का सामान उठा के यहाँ धनंजय भाई के पास छोड़ देता था। और साहब, ये माल एकदम सस्ता वाला माल है, जो ये बड़े किराने की दुकान वाले लोग आधे से भी कम दाम में खरीदते हैं। और सरकारी डिपो से आया हुआ टॉप का राशन का माल अपने ग्राहकों को ये तगड़े दामों में बेचते हैं। और साहब जी, ये जो बड़ी दुकानें वाले हैं तगड़ा पैसा देते हैं धनंजय भाई को, और दोनों पार्टियां खुश। और आम जनता को लगता है कि राशन का माल घटिया है, जबकि ये घटिया तो ये झोल है। इस धांधले में धनंजय का किसी के साथ कोई पंगा हुआ था? साहब जी, उस सब का नहीं मुझे पता, वो तो बस गुरु ने बोला था इसलिए मैंने आपको सब बता दिया। अब तो धनंजय भाई भी नहीं रहे। लालजी, राशन डिपो का कोई बड़ा अफसर शामिल है इस झोल में? साहब जी, अब अफसरों का मुझे क्या पता, उनका तो आप ही जाने। और वो 2 बड़ी किराने की दुकान, उनके मालिक कौन है? साहब जी, एक तो वो रतन रघुवंशी और जो दूसरा महेंद्र केलकर। अरे मैडम, ये कोई राशन की दुकान नहीं है कि एक आदमी को इतने ही सिम कार्ड बेचे जाएं। किस मुंह से उसको सवाल पूछता मैं? राकेश गुप्ता, तेरी दुकान से धनंजय मात्रे ने 5-5 सिम खरीदा। तूने एक बार भी पूछना जरूरी नहीं समझा? शक नहीं हुआ? तो शक कब होता है मैडम? जब कोई आदमी जाली डॉक्यूमेंट्स देता है या उसके शक्ल पे लिखा हो कि ये 2 नंबर वाला है। लेकिन ये धनंजय मात्रे तो बहुत सीधा आदमी लगता था, और सारे सिम कार्ड उसने खुद के नाम पे लिए थे, खुद के असली डॉक्यूमेंट सबमिट करके। धनंजय, ये रहा तुम्हारा लाइसेंस और ये नया सिम कार्ड। उसके सारे डॉक्यूमेंट्स असली हैं, आप खुद चेक कर लीजिए। हाँ सुनील, धनंजय के 5 नंबर ट्रैकिंग पे डालने हैं। मतलब IMEI ट्रैकिंग? हाँ। आप ऐसा कीजिए, सारे नंबर्स मुझे मैसेज कर दीजिए, लेकिन मैडम IMEI ट्रैकिंग में थोड़ा वक्त लगेगा। सर, मैं कबूल करता हूँ कि हम लोग धनंजय से राशन का A ग्रेड का माल खरीदते थे और उसके बदले में हमारी दुकान का सस्ता माल उसको बेचते थे, ताकि वो अपने राशन कार्ड वाले कस्टमर को बेच सके। सब कुछ हंसते खेलते चल रहा था, हमारी उससे कोई रंजिश नहीं थी, और उसके मर्डर में हमारा कोई हाथ नहीं है सर। रतन रघुवंशी, महेंद्र केलकर, तो मतलब तुम दोनों पक्के हो कि ये मर्डर है, सुसाइड नहीं? सर, अभी आप ही ने तो बोला कि धनंजय मारा गया, और वो टीवी वाले न्यूज़ भी सब वही बोल रहे। तो साहब, एक बात बोलूं, कोई सुसाइड क्यों करेगा जब उसके सर पर कर्जा वर्जा कुछ होगा? अरे धनंजय, ये तो बहुत झोल करता था, कैंडे की खाल थी इसकी। सब इसके ऊपर कर्जा वर्जा तो हो ही नहीं सकता था, वो सुसाइड क्या करेगा? तो फिर कोई उसका मर्डर क्यों करेगा? राशन डिपो के ऊपर के किसी ऑफिसर को रिश्वत नहीं पहुंची, या किसी और राशन वाले से कोई पंगा? तुम सब के सब दाल में काला मिलाने का धंधा करते हो।
कहीं ये काला ज्यादा तो नहीं हो गया? सर एक बात बोलूं सर, मतलब जो भी मुझे पता है कि हमारी सेटिंग थी, अच्छी सेटिंग थी, चल रही थी, सबको माल मिल रहा था, सब खुश थे। और सर इसमें हमारी एक आदमी को मारकर अपने धंधे पे कौन लात मार लेगा? इसलिए कहता हूँ सर, आपका कत्ल जो भी है हमारी बिरादरी में से नहीं है साहब। ये भी तो हो सकता है कि उसका कोई निजी मामला हो। ये थर्ड रेट माल सरकारी डिपो का नहीं है, सारा जब्त कर लिया है। अमरीश जी, ऐसा गोरख धंधा सरेआम चलाने के लिए आपके राशन के ऑफिस में से किसी की मिलीभगत तो रही होगी? महीने के महीने पैकेट भी आता हो तो ढूंढी और पकड़ी ऐसे अफसर को जो पैकेट लेता था। पर इस एरिया की राशन की दुकानों का निरीक्षण, उनकी देखरेख तो आपके जिम्मे है ना? तो क्या आप जानते हैं कि हमारी इंस्पेक्शन का शेड्यूल इन लोगों के पास पहले पहुंच जाता है और जब हम पहुंचते हैं निरीक्षण के लिए तो सब सही सही सामने रखा जाता है। फिर भी आपको लगता है कि हम इसमें शामिल हैं तो सबूत पेश कीजिए, गिरफ्तार कर लीजिए। अब हमारे सामने धनंजय मात्रे की कई काली करतूतों का चिट्ठा खुला पड़ा था, पर इनमें से कौन सी काली करतूत उसकी मौत के लिए जिम्मेदार थी, ये अभी स्पष्ट नहीं था। ट्रिपल 4678123 ये नंबर धनंजय महात्रे के नाम पर रजिस्टर्ड है और ये नंबर तुम्हारे फोन में इस्तेमाल हो रहा था रजनी तांबे, और तुम्हारे उसी फोन में अब ये नंबर इस्तेमाल हो रहा है। सुधा सावंत, तुम धनंजय मात्रे के नाम पर रजिस्टर्ड सिम कार्ड यूज कर रही थी? हो साहब। क्यों? उषा मांडके, तुम्हारे पति को पता था कि तुम धनंजय मात्रे का दिया हुआ सिम कार्ड यूज कर रही हो? मैडम, मेरे पति को इन सबके बीच में क्यों घसीट रहे हो? ठीक है, नहीं घसीटते तो तुम ही बताओ कि धनंजय महात्रे के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता था? तुमने उसका दिया हुआ सिम कार्ड 10 जनवरी को क्यों बंद किया, उसके मरने के ठीक एक दिन बाद? साहब, उस रजनी ने कुछ बोला क्या आपको? क्यों सुधा, ऐसा कुछ है क्या जो सिर्फ रजनी ही मुझे बोल सकती है? तुमने? साहब, उसने भी तो 10 तारीख को फोन बंद कर दिया था, मुझे पूछा भी था। तूने वो बंद कर दिया? जैसे ही खबर फैली कि धनंजय ने आत्महत्या की है, मुझे पक्का यकीन था मर्डर हुआ है उसका। हे साहब, उस आदमी के कारण तो कोई खुद की जान दे दे। वो इतना टेढ़ा, इतना कमीना, इतना गलीज किस्म का आदमी था साहब, वो आत्महत्या नहीं कर सकता। साहब, मैं, रजनी और सुधा, हम तीनों को धनंजय ने अलग अलग नंबर दिए थे एक ही काम के लिए। उषा, पहलियां मत बुझाओ, सीधे सीधे बोलो, तुम तीनों और धनंजय मात्रे के बीच चल क्या रहा था? हम तीनों धनंजय से आधे आधे दाम पे राशन लेते थे, कभी कभी फोकट में भी। लेकिन फोकट की चीज़ की अपनी कीमत होती है ना मैडम, दरअसल बहुत बड़ी कीमत होती है। एक कंकर मिला ना दाल में तो अपना नाम बदल दूंगा रजनी। ऐसी दाल तो बड़ी बड़ी दुकानों पे भी नहीं मिलेगी, फिर मुझ पर ऐसी खास मेहरबानी क्यों? मेहरबानी नहीं, सौदा है सौदा, जिसमें तेरा भी फायदा है, मेरा भी फायदा है। कैसे? बस सिम कार्ड इसी के लिए दिया था, फोकट का राशन बदले में बदन। एक नंबर का कमीना था वो धनंजय, हमारी गरीबी का बराबर फायदा उठाना जानता था मैडम। नाना साहब, पति को बताकर भला कौन सा औरत ऐसे करेगी? साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप भी ना बताओ साहब, घर में आग ना लगाओ साहब। जो भी 4 पैसे बचते थे बच्चों के लिए बचा रही थी। पहले पहले खुद से घिन आती थी साहब, पर एक बारी पैसे बचने लगे और अच्छा राशन आने लगा तो आदत सी हो गई। और ऐसा भी खराब नहीं लगता था मुझे कि धनंजय को जान से ही मार डालूंगी। हम उसके लिए सोने की मुर्गी थे, वो हमारे लिए था, हम क्यों मारेंगे उसको? तो फिर किसने मारा होगा? तुम तीनों को जो सिम उसने दिए थे उसके अलावा उसने 2 सिम और खरीदे थे, 44498746 और 44498653 इन 2 नंबर्स का भी पता नहीं चला है। और पहला नंबर 44498746
इस पर धनंजय की लास्ट बात हुई थी। हाँ ठीक है, मैं बस 2 मिनट में दुकान बंद करके निकल रहा हूँ। हम तीनों, मैं, उषा और सुधा, एक ही मोहल्ले के हैं। हम तीनों में कभी कोई बात नहीं छुपी। बाकी कोई थी नहीं थी हम नहीं बता सकते। 2 चीज़ें हो सकती है ना साहब, मतलब उसने किसी जवान लड़की को शादी का वादा किया हो और उसके साथ सोने के बाद तोड़ दिया होगा और उसी ने मरवाया हो, या फिर हमारे जैसे शादीशुदा औरत के पति को पता चल गया होगा। किसी का नाम छुपा के मेरे को क्या फ़ायदा होगा साहब? अब तो मेरे पैसे बचने भी बंद हो गए और राशन आना भी बंद हो गया। वो मर चुका। साहब मारो मत। इतने गोरख धंधे चल रहे थे उस राशन की दुकान में, पर तूने ना कुछ देखा और ना सुना। अंधा बहरा था या होना चाहता है? बोल। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं वहाँ सिर्फ और सिर्फ काम करता था और ये सब सुनकर मेरा भेजा चकरा गया साहब। अब तेरा भेजा खोपड़ी फोड़कर बाहर निकलेगा साले। इतना सब कुछ चलता रहा उस राशन की दुकान में, पर तूने कुछ नहीं सुना। तेरा सेठ 3 या शायद उससे ज्यादा औरतों के साथ सोता था, पर तूने कुछ नहीं सुना और कुछ नहीं देखा। साहब अब मैं 2 और 2 जोड़ रहा हूँ। अब मुझे समझ में आ रहा है कि एक टाइम के बाद सेठ उषा ताई, सुधा ताई और रजनी ताई से पैसे क्यों नहीं लेता था। और कितनी ताई थी बे जिनसे तेरा सेठ पैसा नहीं लेता था? साहब नहीं मालूम, कोई दिमाग में नहीं आ रहा साहब। किसके पति ने मार डाला धनंजय को? बोल। साहब मुझे कुछ भी नहीं मालूम साहब। तेरा भी चक्कर चलता था क्या उन औरतों के साथ? कहीं तूने तो नहीं मार डाला अपने सेठ को? कुछ भी मत बोलो साहब, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? सेठ था वो मेरा। ये औरत कौन थी उस वक्त हमें पता नहीं था, पर आखिरकार हमें पता चलने वाला था कि ये औरत ही इस केस की चाबी है। अरे आप कहाँ चल दिए? ऑफिस का काम है थोड़ा, इतने दिन से गया नहीं ना। कुछ फाइल्स है उसके बारे में संजय को बताना था, हेड ऑफिस पहुंचाने के लिए। लेकिन इस वक्त? अर्जेंट है। हाँ गुरु बोल। साहब मेरे बंदों ने पूरा वसई विरार छान मारा। ऐसा कोई लॉज नहीं है जहाँ धनंजय औरतों को लेके नहीं जाता है, और हर लॉज में अलग अलग औरतों को लेके जाता है। कुछ ठोस सीसीटीवी या कुछ और? साहब यहाँ वसई बीच के पास एक लॉज है, एके लॉज। 8 तारीख को ये धनंजय एक औरत को लेके आया था। वहाँ रजिस्टर में नाम लिखा हुआ है उर्मिला जगताप। एड्रेस, फोन नंबर या फोटो? नहीं है साहब, सिर्फ लेडीज़ का नाम है, और ये नाम सही लग रहा है क्योंकि बाकी जो 3 औरतें हैं, रजनी, सुधा, उषा, इन तीनों का नाम जैसे हैं वैसा ये लिखता था हर लॉज के रजिस्टर में। मैंने ये रजिस्टर खुद चेक किए साहब। ये उर्मिला जगताप फर्जी नाम नहीं हो सकता। अगर उर्मिला जगताप वाकई में है तो जैसे भी हो हर हाल में हमारे हाथ लगने ही चाहिए। अब तो लग रहा है ये ना एक्सीडेंट केस है और ना ही सुसाइड। कुछ तो जरूर है इसके पीछे, और जो भी है उसे सामने लाते हैं। हम उर्मिला जगताप के पीछे हाथ पकड़ पड़े, पर तब हमें मालूम नहीं था कि हम सही लीड फॉलो कर रहे हैं या नहीं। क्या हमें इस खोज से कुछ और मिलने वाला था जो उषा, रजनी, सुधा से नहीं पता चला था? उर्मिला जगताप? हाँ, किसी ने बोला कि आपको शायद पता है उर्मिला जगताप के बारे में। हमारे गणेश नगर में एक उर्मिला नाम की औरत रहती तो है, पर उसका सरनाम जगताप है ये नहीं पता। उसके घर का नंबर? वो तो मुझे नहीं पता। हाँ, लेकिन गणेश नगर में एक एस्टेट एजेंट है, अर्जुन पवार। आप उससे पूछो, उसको सबके बारे में सब कुछ पता है। अर्जुन पवार गणेश नगर में किसी उर्मिला जगताप को जानता है क्या? तेरे को क्यों बताओ? ठीक है, चल पुलिस थाने, साहब लोगों को बता देना। ये पुलिस को उर्मिला से क्या काम? मर्डर केस है भाई। अब बोलेगा या साहब लोगों को भेजूं? 3 गली छोड़, चौथी से राइट, फिर लेफ्ट, फिर सीधा। 25 भी खोली है उसकी। 144/4। जा। भाई गोली तो नहीं दे रहा ना? अबे मैंने ही खोली दिला उसको। जा। ये उर्मिला जगताप यही है? होगी, परसों ही घर खाली करके निकल गई। किधर निकल गई? मुझे पता नहीं, लेकिन एक औरत आई थी, वो चाबी देके चली गई। ये लो ताई। अरे ऐसे किसे बिना बोले चली गई उर्मिला? खुद चाबी देने को भी नहीं आई, तुझे भेज दिया। तू कौन है? मेरा नाम जानवी है ताई। उसने मुझे भी कुछ नहीं बताया, कुछ अर्जेंट निकल आया होगा। मेरे को बोली कि जाके चाबी सरस्वती ताई को दे के आ। मैं आ गई देने।
The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. सरस्वती ताई, इस एग्रीमेंट में उर्मिला का कोई और एड्रेस है नहीं और ये मोबाइल नंबर भी स्विच ऑफ बता रहा है। मेरे को क्या मालूम। देखो ये लड़की को है ना, उर्मिला को अर्जुन लेके आया था और ये एग्रीमेंट सब कुछ अर्जुन देखता है, उसको जाके पूछो आप। अच्छा, ये जो औरत चाबी लेके आई थी जानवी, वो कहाँ रहती है? मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती उसे। साहब कुछ तो झोल है। ये तीनों रजनी, सुधा, उषा आपके हाथ लग गई, लेकिन ये उर्मिला, ये रफू चक्कर होगी। सर उर्मिला का फोन स्विच ऑफ है, कॉल रिकॉर्ड मंगाया और फोन को ट्रैकिंग पे डाल दिया है। गुरु, उस औरत जानवी का क्या हुआ? मकान मालकिन सरस्वती ताई को तो उसके बारे में नहीं पता है। मैं एक काम करता हूँ, मैं इस स्टेट एजेंट अर्जुन पवार के पीछे पड़ जाता हूँ, उसे पता होगा इस जानवी के बारे में। निकल गुरु, ताबड़तोड़। जी सर। सर, ये धनंजय इतने लफड़े पाल रहा था और इसके घर वालों को कोई खबर तक नहीं थी? सर शायद खबर थी, बस हमें खबर नहीं थी। जैसे हिमांगी के बारे में भी चुप रहे। मर्डर में अगर फैमिली इन्वॉल्व होती तो मर्डर के अगले दिन बिल्कुल क्यों मुझाया होता? चुप नहीं रहती। मुश्किल है यकीन करना ये धनंजय की सच्चाई, लेकिन जो है सो है। बाबा, कुछ भी हो, कोई भी काम हो, मैं बस एक फोन कॉल दूर हूं। ये जानवी कहाँ मिलेगी और उर्मिला जगताप कहाँ से आई थी और अभी कहाँ मिल सकती है? अबे तू है कौन? पहले उर्मिला फिर जानवी, खबरी है दलाल? ए भाई, गुरु नाम है मेरा, खबरी हूँ। और ना बताओ तो एनकाउंटर करेगा मेरा? अबे नहीं, थोड़ी जानकारी दे दे, थोड़ी इसकी मदद हो जाएगी। नहीं पता मेरे को उर्मिला कहाँ से आई, ये जानवी फानवी। कल तू उठ के मेरे को पूछेगा उर्मिला का बाप कोण, आई कोण, बहीण कोण, भाऊ कोण, कशाला उगाच डोक्याला टाक? नहीं मालूम मेरे को। जा। सर वो नंबर जिससे धनंजय को लास्ट कॉल आई थी? हाँ ठीक है, मैं बस 2 मिनट में दुकान बंद करके निकल रहा हूँ। वो नंबर था 444987646 और IMEI ट्रैकिंग से पता चला वो नंबर उर्मिला जगताप इस्तेमाल कर रही थी। और सर ये नंबर भी 10 जनवरी को ही बंद हुआ। 444987646। इस नंबर के अलावा उर्मिला जो दूसरे नंबर यूज कर रही थी, उनके रिकॉर्ड से कुछ मिला? वो सिम कार्ड किसके नाम पर रजिस्टर्ड है, एड्रेस क्या है? उर्मिला जगताप के नाम पर रजिस्टर्ड है, पुणे का एड्रेस है। क्या उर्मिला को हमारी तहकीकात की भनक लग गई थी और उसने भागने का प्लान बना लिया? 50,000 लेकर गायब हो जाऊंगी मैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा मैं कहाँ हूँ। किसी को यह भी नहीं पता चलेगा कि धनंजय के साथ हुआ क्या था। पर 50,000 से एक पैसा कम नहीं लूंगी। उर्मिला का पुणे का एड्रेस? सर संभाजी कॉलोनी, स्वारगेट के पास। आप कह रहे थे कि धनंजय की फैमिली अगर इस मर्डर में शामिल होती तो मर्डर क्यों चलाते? हाँ, जाहिर सी बात है। सर मैं इस बारे में ये सोच रहा था कि मर्डर का दावा सिर्फ प्रभाकर जी ने किया। ये हत्या है, हत्या। जबकि बड़ा भाई मुकुंद कुछ नहीं बोला, जबकि मुकुंद भी तो पुणे में रहता है सर। इस उर्मिला जगताप को ढूंढते हैं, इसके पास हमारे कई सवालों के जवाब होंगे। साठे, तुम एक टीम लेकर पुणे के लिए निकलो और वहाँ पर उर्मिला और मुकुंद के बीच कोई कनेक्शन चेक करो। हम यहाँ जानवी को खोजते हैं। इस केस में मुजरिम का हर कदम एक सोची समझी चाल थी, पर उनके 2 कदम बाकी कदमों से मिले गए और 2 चालें गलत चली गई। एक थी धनंजय की मौत की चाल, आत्महत्या या डूबकर मरने की संभावना नहीं बन पाई, केस कत्ल का साबित हुआ। हमें लगा हकीकत हमें उर्मिला जगताप से मिलेगी और शायद जानवी की कहानी हमें उर्मिला तक ले जाए, लेकिन उर्मिला कहाँ थी? उर्मिला का क्या ताल्लुक था इस केस से? उर्मिला वाले मामले में भी साजिशकर्ता की एक चाल गलत होने वाली थी। अब तक की हमारी इन्वेस्टिगेशन में जैसा धनंजय का चरित्र उभर कर आया, ठीक वैसा ही एक और किरदार हमारे सामने आने वाला था, जिसका बर्ताव बिल्कुल धनंजय से मिलता जुलता था। इस केस में अब हमारी शक की सुई धनंजय के बड़े भाई मुकुंद पर टिक रही है। कल हम इस केस का खुलासा करेंगे, इस कहानी का शेष भाग पेश करेंगे। क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।